तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? संविधान। भारत का संविधान समझेंगे, जो कि हमें बहुत सारी नियम कानूनों से अवगत कराता है। संविधान कुछ सोच समझ करके बनाया गया था, जिसके नियम कानून से कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मैंने बता रखा था, वो इंग्लिश क्लासेस चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी संविधान हम लोग देख रहे हैं, संविधान को बहुत बारीकी से समझेंगे। ये सभी को अपने अपने अधिकार से अवगत कराता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक स्टूडेंट हो या एक आम जनता हो। सभी को अपने अपने अधिकारों से अवगत कराता है और सभी को अपने अपने अधिकार और बहुत सारे नियम कानूनों से चलवाता है। जैसे अगर मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं कुछ लोगों को खरीद करके और मनमानी करवा सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है, किसकी वजह से हम लोग बच पा रहे हैं? अगर यहाँ पर जो पावरफुल है, जैसे कि जो पावरफुल है, जो सेना है, सेना के पास बहुत सारा नॉलेज है, तो वो तो चाहे तो हमको मार पीट करके जो भी छीन झपट कर सकता है। लेकिन कर सकता है क्या? किसके कारण बच रहे हैं हम लोग? IPS IAS दरोगा ये सब जो है, वो सब हम लोग उसी के पास जाते हैं बचने बचाने के लिए। वो चाहे तो हम पर मनमानी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो मनमानी नहीं कर पाता। किसके कारण बच पा रहे हैं हम लोग? तो बस ये बहुत बड़ा चीज है। इसी के बारे में हम समझेंगे कि किसके तहत क्या होता है, नहीं होता है, कौन सा अधिकार प्राप्त है, क्या है, किसके तहत किसको क्या मिल रहा है, किसके तहत हम कुछ नहीं कर सकते, कौन कौन क्या क्या कर सकता है। सोचिए एक बात, हम लोग कभी भी किसी चीज में फंसते हैं तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट कराते हैं। अगर वो बात सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, अगर वो मुझे जेल में डाल दिया है, तो मुझे बचाने वाला शख्स कौन होता है? लॉयर, वकील। और वकील को क्यों ढूंढा जाता है? क्योंकि उसके पास सारा नॉलेज किसका है? संविधान। उसके पास सारा संविधान का नॉलेज है, और उस संविधान के नॉलेज के आधार पर ही हमसे और आपसे और सरकार से और उस पुलिस वाले से और उस जनता से लड़ रहा होता है और बता रहा होता है कि आप इस संविधान के इस अनुच्छेद के तहत आपको ये अधिकार मिला है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये मुझे छूट मिली है, सो आप जबरदस्ती हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने हेतु वो संविधान का मदद लेता है। उसको सारा नॉलेज पता होता है। जो वकील है, जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो सब ये पूरे इस किताब को माइंड में, जैसे आपको A+B का होल स्क्वायर याद है, A²+B² + 2AB, A²+2AB+B² पानी की तरह याद है, उसी तरह उसको भी पानी की तरह याद है। पूरा किस अनुच्छेद में क्या है, किस भाग में क्या है, सब पता है उसको। लेकिन आपको नहीं पता है, और आपको नहीं पता है इसलिए आप एक आम जनता हैं और आप पुलिस और वकीलों के इशारे पर चल रहे होते हैं। जब हमको मालूम हो जाएगा, जिस पुलिस वाले के सामने मैं बोलूँगा, सर आप इस अनुच्छेद के तहत, इस धारा इसके तहत सर मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं, तो आप मुझे भगा क्यों रहे हैं? मेरा वीडियो बनाने का अधिकार है इस धारा इस अनुच्छेद के तहत, तो आप भगा क्यों रहे हैं? मेरा अधिकार है, मैं बनाऊंगा, आप मुझे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माना में आप देख पा रहे हैं ना, सोशल मीडिया के ज़माना में कोई भी कुछ भी जल्दी कर पा रहा है। पहले धांधली बहुत ज़्यादा चलता था, आप खाली सोशल मीडिया के ज़माने में खाली वीडियो बना लीजिए, बस बहुत है। AI का वीडियो, AI के द्वारा बनाया हुआ वीडियो और नॉर्मल वीडियो में बहुत अंतर होता है, वो पता चल जाता है। तो आप निश्चिंत रहें कि AI वीडियो, कोई बोलेगा भी कि AI वीडियो है, कोई बात नहीं, सरकार पता कर लेगी। आप केवल केस करने पे भरोसा रखिए। और हम लोग केस नहीं करते हैं क्या सोच करके, मतलब हम लोग गरीब हैं, क्या केस करेंगे, पैसे इतना लग जाएगा, वकील को देना होगा, थानेदार को देना होगा, इधर भाग दौड़ी, हमारे पास खाने का ठीक नहीं है, पुलिस स्टेशन इतना दौड़ रहे हैं कि क्या करें, इसलिए कोई केस नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास सारा नियम कानून का नॉलेज होगा, तो आपको उतना दौड़ भाग करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जाओगे, जहाँ जाना होगा जाओगे, तुरंत कंप्लेंट करोगे, बोलोगे इस धारा के तहत कंप्लेंट कीजिए, नहीं तो हम आज के आज एक्शन लेंगे। 24 घंटे के अंदर काम नहीं होगा, मैं तुरंत ऊपर जाऊँगा। और आप मेरी बातों को जैसे दबा दिया जाता है कि थाना में केस किया, हमने FIR किया और वो दब गया, चाहे जो भी, अब नहीं होता है। किसके कारण? कहीं का रोड फूटा हुआ है, तो रोड कोई जाता है कहीं पुलिस स्टेशन, चाहे कहीं नगर पालिका के पास, वो डायरेक्ट कंप्लेंट डायरेक्ट पेपर में क्लिक किया, छापा, शो कर दिया। अगला दिन सरकार के पास गया, नगर पालिका के पास गया, अरे डुअल गेट का रोड खत्म है, उसको बनवाओ। क्या कर रहे हैं? बोकारो के नगर पालिका में चल जाएगा कि भाई क्या कर रहे हैं भाई, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चीज़ का पैसे लिए थे जो यहाँ ये स्थिति है? सर पता नहीं, अभी हाल फिलहाल फूटा होगा सर, मैं बनवा दे रहा हूँ, कवर करवा दे रहा हूँ, और तुरंत 1 महीने के भीतर में वो कवर हो जाता है। कारण सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया को हर चीज़ शो करने का अधिकार है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, देखिए सोशल मीडिया खराब भी है अच्छा भी है। सोशल मीडिया खराब क्यों है समझना है। सोशल मीडिया क्या कहता है, जैसे कि बहुत सारा गलत चीज़ हो रहा होता है, बम बारूद बनाने का, तो बम बारूद बनाने का जो बात हो रहा हो, अगर हम सोशल मीडिया पर बताएंगे कि बम बनाने के लिए आपको ये क्लोराइड चाहिए, आपको क्लोरीन चाहिए, तो पोटासियम चाहिए, तो ये चाहिए, और इन सभी का मिश्रण इतने इतने अनुपात में लीजिए और उसको फिर इससे रिएक्शन कराइए, देखिए वो एक बम का रूप ले लेगा, तो बच्चा यही ना सीखेगा। अगर हम उसको बताएंगे ही नहीं तो वो सोचेगा कहाँ से। मैं जब तक आपको गाली वाले माहौल में नहीं रखूंगा तब तक आप, जब अगर जीवन में किसी बच्चे को गाली सुना ही नहीं किसी बच्चे ने, तो उसको गाली का अर्थ पता होगा गाली होता क्या है। हम और आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में गाली गलौज हो रहा, तो हमको मालूम है कि गाली क्या होता है। लेकिन जो बच्चा कभी सुना ही नहीं, वो क्या, जैसे आप लोग, अभी आप लोगों को क्या पता कि रेलवे और एयरफोर्स नेवी आर्मी क्या होता है, अभी आप लोग केवल पढ़ रहे हो। अभी आप लोगों को फॉर्म का मतलब क्या पता है, खाली सुने हो ना बस, इसके अलावा कुछ पता है नहीं पता है। फॉर्म में क्या भरा जाता है खाली ये सब पता है, फोटो साइन ये सब लगता है, क्या भराता है नहीं भराता ये सब से क्या मतलब है, क्या पता है, कुछ नहीं। जिस दिन जा करके देखोगे करोगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये चीज। तो वो सारा चीज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे संविधान से, वो सीखेंगे समझेंगे और संविधान को बारीकी से समझेंगे। एक एक अक्षर, एक एक लाइन, एक एक इस किताब का एक एक पेज मैं समझाऊंगा। एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 3 4 5 6 7 8 10 क्लास में होगा, लेकिन उस 10 क्लास में मैं बहुत विस्तार से बारीकी से आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का संविधान पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप लोग कभी भी, कोई भी बोकारो का बच्चा हो या झारखंड का, चाहे वो भारत के किसी भी कोने का बच्चा हो, कभी भी किसी भी वक्त देख रहा हो, अभी ये 2026 का समय चल रहा है, 21 मार्च 2026 का समय चल रहा है। हम लोग ये संविधान आज से 2 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, आज से 5 साल और 10 साल बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये संविधान में जितना समय लगेगा लगने दूंगा, लेकिन आप लोगों को बारीकी से एक एक अक्षर समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सभी में से किसी भी बच्चे का संविधान के सारे नियमों कानूनों से वंचित न रह जाए, सारे बच्चे के पास ये जानकारी और नॉलेज चला जाए। बस इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और बाकी इस क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, BSLLH माँ क्लास स्टडी पॉइंट से हम सभी पढ़ रहे हैं, इस संविधान का सबसे बड़ा ज्ञान जो हमारे उपयोगी जीवन में मौजूद होगा, सीखेंगे समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर बता रहा है विषय सूची। विषय सूची में देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पेज आप सभी को मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक पेज मैं अवगत कराऊंगा कि एक एक पेज में क्या है क्या नहीं है, सारा चीज सारा कंटेंट आप सभी को पढ़ने मिलेगा। बस बारीकी से समझिएगा मेरा अधिकार क्या है ना। इसमें आप वो भी सीखेंगे कि अगर आपके माता पिता आपको पढ़ने नहीं दे रहे तो आप उन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे पढ़ने का अधिकार है, आप मेरे से पढ़ने का अधिकार नहीं छीन सकते। अगर आप करेंगे तो मैं केस कंप्लेन कर दूंगा। बहुतों के माता पिता होते ना कि पढ़ने नहीं देते, नहीं पढ़ना है, कॉपी फाड़ दिए, दिखाता था सीरियल वगैरह में पहले, तो बच्चा फिर भी चोरी छुपे पढ़ लेता था। रात के अंधेरे में पढ़ रहा, मम्मी आ रही, मारी तड़ा तड़ा किताब फेंक दी, फिर वो बेचारी चली गई रोई धोई, फिर अगला दिन वही फटा पुराना उठाई पढ़ी, आओ IPS बन गई है ना। वो आज नहीं होता। आज हमारे पास किताबें बहुत सारी है फिर भी हम नहीं बन पा रहे हैं। तो वो सब नहीं सोचना है। रियल लाइफ में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। चलिए इस विषय सूची में सबसे पहले दिख रहा है उद्देशिका। उद्देशिका संबंधित टिप्पणी क्या है, क्या भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 15। ये भाग क्या है, पार्ट। पार्ट होता है ना पार्ट, तो कितने पार्टों में ये जा रहा है वो समझिएगा, कितने पार्ट में है ना। तो पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 18, पार्ट 19, पार्ट 20, पार्ट 21, पार्ट 22। मतलब इससे पता चलता है कि हमारे संविधान के कितने पार्ट हैं, 22 भाग। कितने भाग, 22 भाग। मेरे यही समझाने का आपका मेन उद्देश्य था, ये मैं आपको यही दिखा रहा था। मैं अगर एक लाइन में बोल देता भाग इसके 22 भाग हैं,
आप क्या समझ जाते हैं? समझ में आता? अभी जो मैंने इतना काउंट किया तो आपको समझ में आ चाहिए इसके इतने पार्ट हैं। चलिए, तो इससे हमें ये सीखने को मिला। मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग है ना, 22 भाग है। चलिए, अब सुनिए, अब 22 भाग है सर। इस 22 भाग में पहला भाग कहता है, पहले भाग में जानना है क्या? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोग समझेंगे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो हमारा एरिया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो नए राज्य इंक्लूड किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, उसकी स्थापना कैसे की जाएगी और क्या होगा वो। जैसे कोई राज्य चाहता है कि नहीं मैं अलग रहना चाहता हूं, तो अगर वो चाहे तो अलग, जैसे गुजरात सबसे किनारे है, राजस्थान है, अगर ये बोले कि नहीं हम नहीं रहना चाहते हैं भारत के ये में, मुझे अलग चाहिए, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है, तो हो सकता है। लेकिन सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम अलग पढ़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जितना देर में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ उतना आपको मैं अकेले इतना पढ़ाऊंगा क्या कभी? तो अगर आप सोचेंगे कि मैं अकेला राज्य बन करके आराम से ठाट बाट से रहूंगा, तो आपको बगल वाला रहने देगा? आपको लूट खाएगा। जैसे कोई लड़की, हमारी बहन बेटी अगर मान लीजिए कहीं भी किसी क्षेत्र में अकेले रह रही है ना, तो वहां पर 4 दरिंदों का नजर आएगा, चाहिए अकेले रहती है ना, रुको। क्योंकि हमारा इंडिया बहुत सारे नियमों कानूनों का है जमावड़ा, नो डाउट, लेकिन लाचार इतना है कि जब तक दरिंदों का खात्मा ऑन द स्पॉट नहीं होगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जिस दिन दरिंदों का मृत्यु तुरंत ऑन द स्पॉट लिख दिया जाएगा, समझिए उस दिन से धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं तो रेपिस्ट रात दिन बढ़ते जा रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं कि लड़की आ रही थी, रेप कर दिया, 7 साल की लड़की, 8 साल, 5 साल, 2 साल, 8 महीना। दरिंदों लाज शर्म कर लो, थोड़ा सा तो सोचना है। तो सोचिए वो आदमी कितना गंदा दरिंदा होगा कि जिसको थोड़ा सा भी ये नहीं पता चला कि यार वो छोटी सी बच्ची है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15, क्या थोड़ा सा तो बुद्धि लगा लो, क्या है आप में? सोचिए, थोड़ा सा मतलब मन का भ्रास निकालने के चलते बेचारा उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम सभी के माता पिता डरते हैं कि आप बाहर में रात बिरात कभी भी मत निकलो। मान लीजिए कि आपका पड़ोसी ही अगर गलत कर देता है तो हम क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। इसीलिए किसी सब पर भरोसा नहीं किया जाता, जो भरोसे लायक है उसी पर भरोसा कीजिए, सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वैसे लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, समझाइए कि अगर जैसे मान लीजिए आप रात दिन पढ़ लिख रहे हैं तो आपके माइंड में वो सब चीज समझ में ही नहीं है, वो सब चीज आएगा ही नहीं, तो आप सोचोगे ही नहीं, ना आएगा ना सोचोगे। अगर आप रात दिन गाली सुन रहे हो तभी तो एक दिन आपके मुंह से भी निकल जाएगा झगड़ा में गाली। आप गाली रात दिन सुन रहे हो तो एक दिन जरूर झगड़ा होगा अगल बगल में, तो गाली निकल ही जाएगा। लेकिन सुन ही नहीं रहे तो क्या निकलेगा? और गुस्सा करना कोई सीखा ही नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ प्रेम से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, गुस्सा करना सीखे ही नहीं, तो कोई गुस्सा करना चाहेगा भी तो वो हंस के बोलेगा सॉरी ब्रदर, तो वो जो गुस्साने वाला था वो बोलेगा हम क्या बोले, अच्छा ठीक है कोई नहीं। अब भाई मैं गुस्से में दिमाग खराब हो गया, हटो ना यहाँ से, तो बोले तो हट ना रहे तो तुम्हारा ही है क्या? तो अब वो बात आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हम सभी को एजुकेटेड बनना है, कोशिश कीजिए कि हम सभी शिक्षित व्यक्ति बने, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे अपने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के हेर फेर बदल को समझें। किसमें? भाग 1 में, संविधान के भाग। कितने भाग हैं? 22।
इस 22 भाग के पहले भाग में हम लोग क्या सीखेंगे? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में हो सकता है पूछ देगा भाग 13 में क्या, हमारे भारतीय संविधान के भाग 13 से क्या मिलता है हमें। सिमिलरली वैसे ही भाग 1 से हमें क्या प्राप्त होता है? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में जानने को, कि उसमें परिवर्तन, बदलाव, स्थापना, निर्माण, है ना। चलिए थोड़ा सा भी अभी तक किसी को परेशानी समझने में, यही चीज समझते जाने, केवल समझते जाइए आप लोग। देखिए ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा लगे सच में सर संविधान इतना आसान था, मुझे नहीं मालूम था। जबकि संविधान सबसे हार्ड है जो नहीं पढ़ा है। और कौन पढ़ा है अभी सोचिए तो, किसी के पास समय है? सब तो लगा हुआ tan थीटा cos थीटा 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 करने में, लास्ट में बेच रहा है ईटा कर रहा है, थीटा थीटा बेच रहा है ईटा ईटा, है ना, जो भी है। कुछ बोल रहे थे? चलिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 4 संबंधी टिप्पणी। और भाग 2 में बोलता है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में, हाँ, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे अगर बाहर भी रह रहा है तो उसका भी कुछ अधिकार होगा ना जी, कि इतना दिन में आ जाइएगा तो यहाँ पर आपका ये होगा, वैसा होगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। भाग 3 में आता है मूल अधिकार। भाग 3 में आता है मूल अधिकार, हमारा अधिकार है ना, मूल अधिकार। इस मूल अधिकार में हम लोग जानेंगे क्या क्या परिभाषा, मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण का विधि, क्षमता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहले धर्म के आधार पर भी होता था, लिंग के आधार पर तो बहुत ज्यादा, लड़की है फेंक दो, है ना, ऐसा। तो उन चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए इन सभी का जो अधिकार है, कि अब आप जैसे लड़की भी कह सकती है कि मुझे भी जमीन में अधिकार चाहिए, मुझे भी अपने पिता के धन संपत्ति में अधिकार चाहिए। कोई नहीं, चलेगा, यहाँ रख दो आप, ठीक है, मुझे भी अधिकार चाहिए, तो वो आप ले सकते हो, है ना। वो जमाना गया कि लड़की का अधिकार नहीं है ना, वो जमाना गया। अगर आप एजुकेटेड है तो सोचिए आप लड़का का हालत खराब कर सकती है, लेकिन वो काम नहीं करना है। झगड़ा झंझट से क्या फायदा? क्या जमीन लड़के ले लोगे तो लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जाओगे, सिंपल सा बात है। अस्पृश्यता के आधार पर उपाधियों का अंत, वाक अपराधों के लिए उपनान और दहेज। पहले क्या होता था कि जिससे शादी हुई अगर वो मर गया तो लड़कियों को जला दो, ये ना होता था। अगर शादी हो गई है, पति मर गया तो पत्नी को भी जिंदा जला दो। अरे भाई उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? नहीं खोली, ऐसे रख दीजिए, हल्का आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर लड़का मर गया तो लड़की को भी जिंदा जला दो। भाई इसका क्या, वो बीमारी होगा, चाहे कोई कुपोषण का शिकार होगा, मेलन्यूट्रिशन होगा, बहुत रूखा सूखा खाता होगा तो बेचारा बिगड़ेगा ही, या दारू शराब गांजा ज्यादा पीता होगा तो भी बर्बाद होगा ही। तो इसमें लड़की का क्या कसूर है? वो बेचारी खा रही है, पी रही है, बढ़िया से जी रही है, तो उसमें क्यों बताइए? तो लड़कियों को जला दो। छुआछूत, हम चमार हैं तो हम छू दिए तो दिक्कत हो गया। अरे भाई आप काहे छू दिए जी? इसको मार, कोड़ा कोड़ा मारेगा, कोड़ा कोड़ा मार कोड़ा मार कोड़ा मार कोड़ा। आप 40 बार नहाएंगे, अब क्या फायदा? छुआछूत का बीमारी सबसे गंदा बीमारी होता है। लोग जो सोचता है ना, हाँ, वो जो खांसी वासी होता है वो सबसे दूर रहिए, जिसको ज्यादा बुखार लगे उससे दूर रहिए। मतलब बुखार ये सब नॉर्मल चीज है, लेकिन होता ना कि उस समय बैक्टीरिया, जैसे खांस रहे हो तो खांसी में एक, बताइए, मेरे मुंह का लार आपके मुंह में चला जाएगा तो ऑब्वियसली या तो आपको बीमारी हो तो मेरे को हो जाएगा, और मेरे को बीमारी है तो आपको हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग दूर रहें? तो इसलिए दूरी बनाए रखना चाहिए। कभी भी बोलिए डिस्टेंस मेंटेन करके, है ना, कभी भी किसी को भी। अब हम लोग बोलते हैं कि नहीं पापा का है जूठा तो हम पापा का जूठा पी लिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझिए कि जिस दिन ऐसा समय आएगा कि तबीयत खराब हो और आपका ब्लड चाहिए पापा को और आपका भी खराब हो गया, तो आप दे पाइएगा? तो आपका बचा रहना सही है कि नहीं है? तो अगर घर में 2 गिलास है तो क्या दिक्कत है? आप पापा को भी दे दीजिए, आप भी पी लीजिए। पापा बोले कि हम उल्टी कर रहे हैं वही पियो, नहीं ना? पापा बोले
नहीं ना, तो जरूरी है। पापा तो कभी नहीं बोले, तो फिर क्यों? तो हम लोग वहां पर क्या बस अंध भक्ति में क्या देखते हैं? प्रेम। पापा कहीं नहीं झूठा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि पापा मेरे बाहर भी जा रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम उनको तो सही चीज देंगे, बात सही है, लेकिन हो सकता है हम ही जो स्कूल जा रहे हैं, मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा है उसी को कोई बीमारी हो, उसके बात विचार से मेरे में आ गया, और हम पापा को देंगे तो मेरे पापा भी बीमार पड़ जाएंगे, तो मेरे घर वाला को क्या होगा? आपसे भी तो हो सकता है। तो आप तो फंसा दी, आप एक के चलते पूरा घर बर्बाद कर दी आप। तो बताइए दोनों को सेपरेट रहना जरूरी है कि नहीं है? बस इसीलिए ये सब चीज नॉलेज का होना चाहिए। ये नहीं कि अंधभक्ति में नहीं गुजरना है। भक्ति है बहुत अच्छा, सब बहुत बढ़िया है, भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन भक्ति सही है, अंधभक्ति सही नहीं है। कि सांप काट लिया तो बस चुपचाप धैले रहना, बाबा हो बाबा हो बाबा हो, नागी नागी नहीं होता था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सब तेरा, वो आएगी अब खून चूसेगी और जिंदा जो माँ 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 माँ, अरे माँ बताइए हो गया। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है? थोड़ी उन सभी पे अंधभक्ति में नहीं जाना है। भाग पहला क्या बता रहा था? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका संघ और उसका भाग 1 में क्या जानना है? संघ और उसका भाग 1 में क्या जानना है? संघ और उसका भाग 2 में नागरिकता भाग 2 में नागरिकता है ना, उसका अधिकार कि हम बाहर भी रह रहे हैं, चाहे अंदर रह रहे हैं, झारखंड में है, चाहे बिहार में है, चाहे बाहर गए हैं देश से बाहर, चाहे यहाँ पर, उसकी नागरिकता का जितना भी जो भी चीज रिलेटेड है वो सब का अधिकार। तो अगर हमको नागरिकता के बारे में अधिकार जाना तो तुरंत कहाँ कूदेंगे हम? कहीं दौड़ने की जरूरत है? अगर मुझे मालूम है कि काउंटर नंबर 5 पर फी जमा होता है, तो हम काउंटर नंबर 1 पूछेंगे फी डायरेक्ट दौड़ कहाँ जाएंगे? तुरंत जमा किए और तुरंत घर, टाइम का बचत। और एक आया भाई चलो ना फी भैया कहाँ जमा होगा, 5 पे चलिए आगे बढ़िए भैया, चाहे लंबा लाइन है, अब वो थोड़े पूछने जाओगी फी जमा करना दूसरा फी जमा करना। तो 5वां तक जाते जाते मैं मारा रटा, एक आया 5 सेकंड 10 सेकंड लगा, गया ऑनलाइन जमाना है, सब देर बोला भैया फी जमा करना है। किसका? निशु कुमारी। कितना मंथ? 3 मंथ। ऐसा सर ऑनलाइन पेमेंट डाले, खत्म, रिसीव दिया, ठीक है ओके, चलते हो डोरे निकल गए। समय का बचत। और आज की डेट में सबसे बड़ा चीज आपका क्या है? समय। सबसे बड़ा समय, इससे बड़ा कुछ नहीं है। टाइम इज मनी, सबसे बड़ा कोई चीज है तो समय। चलिए, और तीसरा क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में हम लोग क्या जानेंगे? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार में बहुत प्रकार के अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार, और जो भी मान लीजिए बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, जो है बहुत सारा भी हम लोग पढ़ेंगे। जो 6 हो, पहले 7 थे, अभी कितने बदले हैं, कितने घुसे हैं, सारे के सारे जानेंगे हम लोग। तो भाग 3 में क्या जानना है? मूल अधिकार। भाग 3 में 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 मूल अधिकार। भाग 1 में कौन बोला? स। चलिए धनराशि बोल सकती हैं क्योंकि वो राशियों का ये है ना, ठीक है, बोलिए जी। भाग 2 में नागरिकता, जैसे हम लोग इस देश के नागरिक हैं, नागरिक, तो नागरिकता बोलिए, नागरिकता। और भाग 3 में हाँ कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। भाग 1 में संघ और उसका भाग 1 में संघ और उसका संघ और उसका
भाग 2 में नागरिकता। क्या? भाग 3 में ठीक है। चलिए, याद हो गए? याद करते जाना मस्ट है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में भाग 2 में भाग 3 में भाग 3 में चलिए, बहुत सुंदर। भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मतलब राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन। एक राज्य में ग्राम पंचायत भी होगा ना जी, गाँव होता है ना, तो गांव होगा, शहर होगा, तो उसमें अलग अलग पंचायत होगा। नहीं तो सबका देखभाल करने के लिए क्या रांची जाएंगे हम लोग? कहीं कुछ भी होगा रांची जाएंगे? नहीं ना। तो उन सभी के लिए अलग अलग अपना पंचायत होता है। काम की न्याय संगत कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, सहकारिता समितियों, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब लाचार दुखिया होते हैं, या जो भी आज के डेट में, अगर मान लीजिए जिनके पास, हमारे पास जैसे मेरे पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, उसके लिए सरकार ने अपना स्कूल बना दिया है, गवर्नमेंट स्कूल। आप उसमें आइए, खाना भी खाइए और पढ़ाई कीजिए। विश्वास कीजिए कि सरकारी स्कूल भी कोई मजाक नहीं होता है, उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, वो पढ़ लिख करके जाते हैं। लेकिन पहले के जो टीचर हैं, वो हो सकता है कि जैसे तैसे गए होंगे, जो भी है, लेकिन आज के जो टीचर है वो पढ़ लिख करके ही जा रहे हैं। बस याद रखिएगा, टीचर और डॉक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो जबरदस्ती पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। कि नहीं होता कि हम किसी को उठाएं और टीचर बना दें, मतलब अभी हम 10th अभी पास नहीं किए, हम इनको बोल दें कि तुम पढ़ाओ, अब 2-4-5 हजार बचाने के चलते हम इनको टीचर बना दें, तो ये सबसे गलत चीज है। अगर मान लीजिए कि मैं, मेरे स्कूल, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और मैं उनको उठाऊँ, बोलूँ कि आओ ना, तुमको 10,000 देंगे, खाली कुछ नहीं करना, कोई आएगा तो सील उल करना, हम जैसे बोल देंगे वैसे करना। तो जैसा मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं अगर कर सकता हूँ जैसा चीर फाड़ करके, वैसा ये कर पाएंगे क्या? लेकिन काम वही हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी टीचर और डॉक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको इसमें कोई छूट नहीं होना चाहिए, टीचर और डॉक्टर में। टीचर में अगर हम बोले कि बहाली में टीचर को, जो टीचर का फॉर्म भर रहा है उसको 10% का छूट मिलेगा, अगर वो मतलब कुछ, मतलब किसी, मतलब क्या, जैसे में कि जिसका एज ज़्यादा जा रहा होगा या अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो भी, छूट देने से क्या फायदा? जब वो पढ़ा लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम निकाल लेगा, छूट देने की क्या जरूरत है? तो टीचर और डॉक्टरी में कभी भी छूट नहीं होना चाहिए, उसमें परफेक्ट लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कड़ी है जिससे किसी बच्चे का भविष्य बनाया जा सकता है, और गलत नॉलेज देकर के किसी बच्चे का भविष्य बिगाड़ा भी जा सकता है। इसीलिए बचना चाहिए। डॉक्टर किसी को भी बना देंगे। अभी वो परसों तरसों न्यूज़ देखे कि वो खत्म था सिलाई वाला धागा, तो स्टेपलर कर दिया माथा में। अब बताइए वो क्या आदमी होगा? मतलब वो उसका माथा फटा था, वो उसको ऐसा पकड़ा चाम को, यहाँ पर माथा का बता रहा हूँ यहाँ, और उसको स्टेपलर कर दिया। अब बताइए वो क्या आदमी होगा? तो वो तो बचना था, उसको पोछा उछा। देखिए यहाँ पर पोछने के बाद क्या होता है कि वो जम जाता है, ब्लड जम जाता है, विटामिन के। तो विटामिन के की वजह से वो थक्का जम जाता है। तो जब थक्का जम गया तो वो जम गया तो ठीक है, उसको साफ सुथरा किए, और कुछ नहीं है तो उसको रोकने के लिए स्टेपलर मारती है। ठीक है, जैसे हम लोग सिलाई करते हैं, तो सिलाइयों करते हैं तो क्या, सिलाई करने के बाद भी क्या पूरा थोड़ी जुड़ जाता है, वो वैसा रहता है, तो धीरे धीरे धागा निकलते जाता है, जब चाम जुड़ता है, जब नया सेल्स आता है, तो उसी प्रकार से वो अब सील तो दिया, मार दिया, कर दिया, ठीक। अब वो बेचारा करेगा क्या? वो जानकार आदमी नहीं, बोले ठीक है। जब गया गाँव में तो अरे, अब मान लीजिए वहाँ एक आदमी मिल गया कि एजुकेटेड पीपल, अरे क्या कर दिया, ये कैसे? तो वो बोला कि नहीं है तो इससे काम चल जाएगा। वो बोला अच्छा, तो हो गया काम? तो हाँ, ठीक है, छेदे कर दिया। फिर फोटो डाल, मजाक मजाक में डाल दिया, तो डाल दिया, तो बस थाना प्रभारी, नगर पालिका, सब डॉक्टर डकार सब पहुंच गया। अरे भाई कैसे कैसे कैसे? तो बस नाम हुआ, चाहे नाम बदनाम हुआ, वो आपकी कर दे। चलिए, अब नंबर 4 में राज्य की नीति के भाग
निदेशक तत्व, ये पहले आप लिख लीजिए। पहले आप ये लाइन वाइज अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करेंगे कॉपी में। भाग 4 तक यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब चलिए, अब नेक्स्ट आइए भाग 4, भाग 4 का क नंबर, भाग 4 का क, भाग 4 का ये बताता है मूल कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में? मूल कर्तव्य, कि हमारा मूल कर्तव्य क्या क्या है। भाग 5 में क्या आप जानते हैं हम लोग? संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। संघ के बारे में। भाग 4 लिखवा दी थी ना, भाग 4 महालेखक परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए हुए, चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी। के निदेशक तत्व, उसमें क्या क्या हम लोग देख रहे थे? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कृषि, पशुपालन, पर्यावरण का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, न्यायपालिका पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये किसमें जानेंगे? राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मतलब राज्य के अनुसार जो भी तत्व, मतलब जो भी रिलेटेड है उससे वो जो काम करेंगे वो। अब उसमें सब काम नहीं आएगा, उसमें क्या क्या काम आ सकता है? तो जैसे पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, क्या ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा? नहीं ना, ये तो प्रत्येक राज्य का अपना अपना डेटा तैयार करना होगा ना। तो ये अगर हमको जानना होगा कृषि और पशुपालन से कि हम खेती कर रहे, हम किसान है, हमको छिड़काव का दवा चाहिए था जो कि सरकार से मिला था लेकिन हमको नहीं मिला है, तो हम कौन सा भाग के तहत पहुंचेंगे सरकार के पास? बस ये पढ़ना था, ठीक है। और भाग 4 के क में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। भाग 4 के क में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। जैसे भाग 4 और भाग 4 का क, ख, जैसे पाठ का पाठ, ऐसा। हाँ चलिए, तो भाग 4 के क में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ, संघ में क्या क्या पढ़ेंगे? तो संघ में पढ़ेंगे कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या क्या होता है सर? कार्यपालिका कौन कौन है सर जो हमारे देश के लिए काम करेगा? कौन कौन? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? राष्ट्रपति का पदावधि क्या होगा? पदावधि मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, है ना।
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन कब होगा, अगर हटेंगे तो अब कब होगा, वो सब लिखा पड़ी है यहाँ पर। कोई अपने मन से नहीं कि हम अभी राष्ट्रपति है तो अभी हम नहीं हटेंगे, अगला महीना देखेंगे हम, नहीं, सब नियम कानून लिखित है कि आपका एज, व्यवस्था, कानून, कैसे, कितना दिन, कब तक एज, क्या क्राइटेरिया, पढ़ा लिखा, कब कब कैसे कितना दिन तक रहेंगे, ये सब लिखा हुआ है, हर चीज। दूसरा, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या क्या है, वो सब लिखा हुआ है। कौन से भाग में मिलेगा, भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में। एक बार कौन सा एग्जाम था, एसएससी जीडी का एग्जाम था आई थिंक, जिसमें सीआईएसएफ वगैरह होता है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जो जॉब है जिसका हाइट है, जो जाना चाहते हैं आराम से, उसके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या कुछ की शर्त के बारे में कि किस भाग से हम जानते हैं, हमें पता चलता है। वहाँ भाग 1, 2, 3, 4, 5 जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो सटीक ऑप्शन देता है। भाग 4 का, भाग 4, भाग 5 का। अब आप टेंशन, अरे यार गजब का ऑप्शन, भाग 4 का, भाग 4, भाग 5, भाग 5 का। ओह शिट, क्या था। अभी कुछ ही देर बाद अगर आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज हो, सर 4 का क बताए थे कि 5 का क बताए थे, नहीं, कुछ ही देर में कंफ्यूज हो जाओगे खुद। तो सोचिए कि वो तो एग्जामिनेशन हॉल है, तो उसमें कैसे नहीं कंफ्यूज होगे, सोचिए। तो यही कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों को अच्छा से पढ़ना होगा। तो अभी हम लोग किस में जान रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में, भाग 5 में। तो भाग 5 में हम लोग राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उस पर भी महाभियोग चल सकता है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि और भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम लोग भाग 5 में ही जानते हैं। भाग 5 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में पूरा उसका पदावधि, निर्वाचन प्रक्रिया, महाभियोग, सब इसमें हम लोग किस भाग में जानते हैं, हाँ, भाग 5 के अध्याय नंबर 1 में। भाग 5 के अध्याय नंबर 1 में। भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में संसद के बारे में जानते हैं। संसद में क्या, संसद का गठन, राज्यसभा का संरचना, लोकसभा का, है ना, राज्यसभा लोकसभा किस में जानेंगे, भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में। भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में। ये वीडियो के मदद से आप लोग बाद में लिखिएगा कि किस के मदद से किस में क्या जानते हैं। और याद रखिएगा, आप लोग जो बाकी यूट्यूब पर देखते हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है सर, इसमें यहाँ पर लाइन वाइज हमको एक एक वर्ड आप कंटेंट में इतना बता रहे हैं कि सर चैप्टर तो भूलिए जाइए, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो कितना सीखेंगे। तो सर जब आप कंटेंट में इतना बता रहे हैं अभी, तो वो जब आप लिखते जाएंगे तो अगला वाला जो बताएंगे सर वो सोचिए कितना बेहतरीन होगा। तो इसके मदद से आप ये लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए एक एक चीज यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, जो मेन है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाग 5 के अध्याय नंबर 1, भाग 5 के अध्याय नंबर 1 में कार्यपालिका जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका कार्य अवधि, निर्वाचन अवधि, ये सब है, निर्वाचन की प्रक्रिया, शर्तें, शपथ, ये सारी चीजें किसमें प्राप्त होती हैं, भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में। क कौन बोला, क कहाँ बोला गया है, भाग 5 के अध्याय नंबर 1 में। भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में संसद के बारे में जानते हैं। भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में संसद के बारे में। भाग 5 के अध्याय नंबर 2 में संसद के बारे में जानते हैं, जैसे संसद का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ। राज्यसभा, लोकसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्षों में होता है। तो ये सब जनगणना से क्या पता चलता है, क्या होता है, उसका क्या लेखा जोखा, सब ये कौन कराता, सब हमारा संविधान दे रहा है, नियम कानून से चलेगा सब। और सुनिए, संसद के सदनों की अवधि, है ना, कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन, सदन में अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 60, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये सारी जानकारियां किससे मिलती है, भाग 5 के अध्याय नंबर 2 से, जिसमें संसद के बारे में जानते हैं, उसमें प्राप्त होता है। धन विधेयक, ये पूछा जाता है प्रश्न, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जब आप एग्जाम दोगे तब, कि धन विधेयक संविधान के किस अध्याय से
प्राप्त होता है, पता चलता है। तो भाग 5 के अध्याय नंबर 2 के संसद से पता चलता है धन विधेयक के विषयों के बारे में। विधेयकों पर अनुमति, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, लेखानुदान, संसद में वित्तीय प्रक्रिया के नियम, न्यायपालिका न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा तक की कौन भाषा यूज होगी, ये सब चीज ये संसद के भाग 5 के अध्याय नंबर 2 संसद में प्राप्त होता है। भाग 5 से हमें क्या पता चलता है? संघ के बारे में। किसमें? संघ के बारे में। संघ, और संघ में कार्यपालिका भी आता है, संसद भी आता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी आता है, संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका जो आपने लिखा, संघ की न्यायपालिका भी आता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसमें हम लोग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां क्या क्या, उसका पावर क्या है, संघ के और राज्यों का लेखाओं का प्रारूप है ना, कि सेंट्रल का और यहाँ का राज्य का, इन दोनों का लेखा जो का सबका अपना अपना डेटा होगा, तो उन सभी का डेटा ये सभी हमको किससे प्राप्त होगा? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सारा नियंत्रण करेगा। उसका पावर क्या है, उसके पास भी उसको भी दिया गया है। सम परीक्षा प्रतिवेदन, इन सभी की जानकारियां हमें भाग 5 के संघ के ये से प्राप्त होता है। अब भाग 6 में हमें राज्य के बारे में पता चलता है। भाग 6 से हमें क्या पता चलता है? राज्य के बारे में। भाग 6 से हमें राज्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें कौन सा कार्यपालिका होगा? राज्य कार्यपालिका है ना, राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह। राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे लिखेंगे। चलिए भाग 6 में आप क्या समझे? राज्यों के बारे में। किसमें? राज्यों के बारे में। भाग 6 से हमें क्या पता चलता है? राज्यों के बारे में। भाग 1 में किसके बारे में पता चला? संघ और उसका राज्य। संघ और उसका राज्य। भाग 2 में भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में भाग 3 में भाग 3 में भाग 3 में मूल अधिकार। मूल कर्तव्य अलग है, मूल अधिकार अलग है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। यहाँ बहुत मेन है, कभी कभी दे देता है डिफरेंसेस बिटवीन मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में, है ना। तो बच्चा मूल अधिकार की जगह मूल कर्तव्य लिख देता है, मूल कर्तव्य की जगह मूल अधिकार, इसलिए कभी जीवन में गलती मत कीजिएगा। मूल कर्तव्य अलग है, मूल अधिकार अलग। अधिकार अधिकार होता है, कर्तव्य मतलब मुझे सबको करना है, आप करिए चाहे मत करिए, करना होगा। मेरा माथा मत खराब कीजिए।
ऐसा वाला है ना। और मूल अधिकार मतलब मेरा अधिकार है, आपको देना होगा, हम छीन के लेंगे वो चीज़, आपको देना होगा, आप जो भी है। मेरा अधिकार है आपसे बात करने का, हम करेंगे। मेरा अधिकार है यहाँ पढ़ने आने का, हम पढ़ेंगे। आपका अधिकार है, आप कोई ऐसा बच्चा जिसको मैं नहीं पढ़ाना चाहूँ और वो पढ़ना चाहे तो भी वो आ सकता है, मैं भगा नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ चूंकि ये ट्यूशन है तो मैं बिल्कुल भगा सकता हूँ, और स्कूल में कोई नहीं भगा सकता। जैसे बोलता है ना कि इसको हटाओ, भगा दो, जाति दुश्मनी को भगा देगा बिना किसी गलती का। और गलती भी होगा तो आपको ये करना होगा, आप भगा नहीं सकते, तुरंत कंप्लेंट कीजिए। तो वही सारा चीज़ अगर हम पढ़ लेंगे तो स्कूल वाला भी हमको छू नहीं पाएगा कि आप हमको किसी अधिकार से भगा रहे हैं। हम जा रहे हैं तुरंत थाना, तुरंत जा रहे हैं सर। हाँ, अब मानवाधिकार अलग चीज है, मानवाधिकार में कितना अधिकार है आप जान रहे हैं, अभी सब पढ़ना भी वही चीज को, ठीक है, वो चीज को समझेंगे। चलिए, ये हो गया राज्य के बारे में। राज्य के राज्यपाल वगैरह, जो राज्य के राज्यपाल होंगे, कार्यपाल भी बहुत सारा होगा। फिर उसका जो न्यायपालिका होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे। चलिए, अब भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। चलिए भाग 7, चलिए भाग 7 में क्या समझेंगे, देखिए, चलिए लिखते चलेंगे। क्या हो रहा है? क्या? भाग 7 में पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाग 7 में हम लोग समझेंगे संघ के राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। भाग 7 था ना, ये 8 है। भाग 9 में समझेंगे, भाग 9 में पंचायत के बारे में। पंचायती राज, बहुत सुंदर। ये कहाँ? अरे बिल्कुल सही बोले भाई, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन। गलती गलती में परी सही बोल देती है। और जो भी है पंचायत के बारे में हम लोग भाग 9 में जानते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रणाली कैसा होगा, प्रशासन प्रणाली है ना, वो सब। भाग 9 का क में जानेंगे नगर पालिकाएं के बारे में। नगर पालिका, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन, वार्ड समितियों का गठन। वार्ड पार्षद वगैरह सुने हो ना? यस सर। बस वही, वार्ड समितियों का गठन। जिला योजना के लिए समिति, एक्सेट्रा। भाग 9 के ख में द कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जानेंगे। जैसे इलेक्शन मेंबर ऑफ बोर्ड, इलेक्शन मेंबर्स ऑफ बोर्ड, incorporation of cooperative societies, इनकोऑपरेटिव सोसाइटीज। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। भाग 10 जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे। भाग 10 में पढ़ेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। कैसे कैसे संबंध तो देखिए, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, एक्सेट्रा। भाग 12 थोड़ा रैपिड लिख रहा हूं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, और वाद। वाद मतलब कम संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। संपत्ति का अधिकार ये सब जो है ये किसमें पढ़ना है? भाग 12 में। हाँ, भाग 13 में आइए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, मतलब हमारे भीतर जो व्यापार का सिस्टम चल रहा है बिजनेस का, यहाँ से वहां लाना ले जाना, सामान इंपोर्ट करना इंपोर्ट करना, मतलब हमारे अंदर में ही, इस राज्य से उस राज्य, जैसे टोल टैक्स वगैरह लगता है, इन सभी के क्षेत्र के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? भाग 13 में। सेवाएं, लोक सेवा आयोग, ये सब अभी जानेंगे। चलिए हो गया ये, इधर इरेज कर रहा हूँ।
भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। मतलब किसका क्या काम होगा वो। भाग 14 के क में पढ़ना है अधिकरण। अधिकरण मतलब क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में एक्सेट्रा। भाग 14 के क में इस साइड हो गया। यस सर। इरेज करता हूं। भाग 15 में निर्वाचन। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में किसी भी चीज का जो निर्वाचन जो होगा, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे भाग 15 में। भाग 16 में क्या जानेंगे? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में सेवा आयोग। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सुनी हो? पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। यू हटा देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। अगर हम लोग जो पीएससी की बात करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है? भाग 14 से। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जनजातियां, जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्गों के बारे में हम लोग भाग 16 में जानते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। भाग 17 में राजभाषा के बारे में जानते हैं। राजभाषा के बारे में जानते हैं। चलिए गलत हो गया। पीछे बैठाना चाहिए। भाग 16 हो गया। भाग 17। भाग 17 में राजभाषा मतलब संघ की राजभाषा, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, न्यायालयों की आदि भाषा, मतलब जो हमारी भाषा चल रही है राजभाषा,
उसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? भाग 17 से 17 में, भाग 17 में हमें राजभाषाओं के बारे में पता चलता है। भाग 18 में साफ साफ दिख रहा है, आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध के बारे में आपात उपबंध के बारे में किससे पता चलता है? भाग 18 में। हाँ, जैसे कोई बाहरी आक्रमण हुआ, अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संग, जब जापान की उद्घोषणा परिवर्तन में है, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। मतलब जो भी आपातकाल का स्थिति होगा वो किससे पता चलेगा हमको? भाग 18 में। भाग 19 में ये, भाग 19 में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण प्रकीर्ण क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, संसद और राज्यों के विधानमंडलों का कार्यवाहिकाओं के प्रकाश का संरक्षण, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता, देशी राज्यों, महापत्रों और विमान विशेष उपबंध, संघ द्वारा दिए गए अनुपालन, प्रभावी सफलता का प्रविष्ट निर्वचन। चलिए, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपालों और राज प्रमुखों, राज प्रमुखों का संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 20 में मिलता है मेन, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन। चलिए, एनी डाउट? चलिए, भाग 20 हो गए, भाग 21 में आइए। हो गया। भाग 21 में आइए। अस्थायी संक्रमण कालीन, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जैसे कुछ कुछ राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और इन सभी राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भाग 21 से, है ना। कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति इसी में मिलती है, कि किसी भी प्रकार का जो कठिनाई आ रहा है वो शक्ति प्रदान की जाती है राष्ट्रपति को। वो किससे पता चलता है? भाग 21। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन।
निरसन क्या है भाई? निरसन में पहली अनुसूची दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किसमें मिलती है हमें? भाग 22 में। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए एक बार बस केवल देखेंगे ये भाग हो गया। ये 22 भाग थे टोटल। 17, 18, 19, 20, 21 और 22। चलिए अब सुनेंगे, इसके बाद लिख लेंगे थोड़ा सा। चलिए सुनिए बस थोड़ा सा। अब आप लोग लिखिएगा, बस थोड़ा सा सुन लेंगे। भारत का संविधान जो अभी तक हम लोग 22 भाग पढ़े, इसमें कितने अनुसूची को हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। और वो जान गए एक एक चीज़ की किस अनुसूची से, किस भाग के किस अनुसूची से हमें क्या प्राप्त होता है, किस अनुच्छेद से हमें क्या पता चलता है, तो बस है ना। क्योंकि धारा जो लगता है, इस धारा के तहत उसको लिया गया है, पकड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ मिलेगी, बस समझना है केवल। सुनिए, भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, क्षमता मत सोचिएगा, समता है ना कि सर ऐसे पढ़ रहे हैं, जो है और जो होता है वही, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सुनिए, अब इस उद्देशिका संबंधित टिप्पणी क्या है, विश्लेषण सुनेंगे। विदेशिका में उन मूल्यों और दर्शन शास्त्रों को समाविष्ट किया गया है जिन पर भारतीय संविधान आधारित है। संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को उद्देशिका में स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाकर इसके सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समता सुनिश्चित करती है और उनमें बंधुता को बढ़ाती है। न्याय के आदर्श विचार को आगे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के संदर्भ में भी वर्णित किया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था और धर्म को मानने और समता के रूप में स्थान दिया गया है, जिसका अर्थ है दर्जे और अवसर की समता। सुनेंगे ध्यान से क्या बता रहा हूं और इसके बारे में। वस्तुतः न्याय, स्वतंत्रता, समता लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल लक्षण है। न्याय, स्वतंत्रता और समता लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं और इसलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में इन्हें शामिल करना लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को स्पष्ट कराता है। इस प्रकार उद्देशिका दो प्रयोजनों को पूरा करती है। प्रथम,
यह स्पष्ट रूप में घोषणा करती है कि संविधान के अंतर्गत सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता लोगों में निहित है। स्पष्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था मौलिक अधिकारों और लोगों को प्रदान की गई गारंटी शुदा स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक है। दूसरा क्या है? उद्देशिका उन उद्देश्यों जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुता को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ाना चाहता है। मेन फोकस किया जा रहा है न्याय, हम सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। स्वतंत्रता की जानकारी हमें हो, हम सभी स्वतंत्र हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मेरी बेटी ही क्यों ना हो, मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के 2 हाल ही के निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है। यह चिंतकों, दर्शन और शास्त्रियों और शिक्षाविदों द्वारा भली भांति स्वीकृत है कि यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सहित न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुता हमारे संविधान की विदेशिका में वर्णित स्वर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो भारतीय राज्य व्यवस्था को शिक्षित होना होगा और उत्कृष्टता के साथ शिक्षित भी होना होगा। बनाम महाराष्ट्र राष्ट्रपति संविधान ढांचे में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का अनुपालन करे और इसके अनुदेशों, आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। यह हम सभी नागरिकों का यह मेन कर्तव्य है कि हम इस संविधान का सही तरीके से अनुपालन करें, अपने मन का ना करें। जैसा हम कहते हैं ना कि हम अपने आप में, सब में एटीट्यूड होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसके सामने नहीं चलेगा। इसके सामने सभी, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, आपको इस नियम कानून से ही चलना होगा। आज के इस संविधान की जानकारी को यही विराम देते हुए कल के क्लास की ओर आगे बढ़ाते हैं और कल के क्लास में हम आज की जानकारियों को पूछताछ करेंगे और इस जानकारी को और विस्तृत करते हुए आगे की ओर, संविधान की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहीं पर विराम देते हुए आज के क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।